Okay, guys. So, till the last lecture, which we had studied, ensembling techniques, we had studied linear regression, logistic, decision tree, ensemblings related to it, boosting techniques. Everything was supervised. It means what? The target was given to us. The label which a particular row with 40 different features had a target value in it. So, for example, if the user's age is like 26, he has two children, and his monthly income is this. We could have categorized him as he will take a loan or not, right? तो categories वहाँ पे दी हुई थी, target clearly specified था. तो जब भी टारगेट स्पेसिफाइड रहता है इट इज प्योरली सुपरवाइज लर्निंग. नाउ व्हाट इज अनसुपरवाइज लर्निंग, हम लोग ये देख चुके हैं. व्हाट इज अनसुपरवाइज लर्निंग? व्हाट इज अनसुपरवाइज लर्निंग? आई रिमेम्बर हम ये कर चुके हैं, बट स्टिल व्हाट इज अनसुपरवाइज लर्निंग? क्या हमने ये चीज कहीं पर देखी है? अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? व्हाट इज अनसुपरवाइज लर्निंग? Not dynamic, Neha. Data is not properly grouped. Again, दीपाली, थोड़ा उसको और अच्छे से अगर मुझको बोलना होगा तो नॉट ग्रुप की जगह क्या आएगा? Not in rows and columns. Yes, Dipali. One of the feature is that unsupervised में rows and columns में data बहुत बार नहीं होता है. शर्म, categorized in a sense क्या categorized नहीं होगा? हम अनसुपरवाइज सुपरवाइज देख चुके हैं, तो कैटेगराइज्ड नहीं है इसका मतलब क्या? व्हाट इज इट? कैटेगराइज या नॉट कैटेगराइज? आपका क्वेश्चन आंसर क्या है? नॉट कैटेगराइज्ड या कैटेगराइज? एंड व्हाट इट इज नॉट कैटेगराइज्ड? Yes, Tarun. So, in the simple terms, model will learn by itself is right, but somewhere we are the ones that are going to search for the patterns. So, unsupervised learning अभी स्टार्ट होने वाला है. सुपरवाइज यहाँ तक खत्म हो चुका है. अब हम स्टार्ट करेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में. नाउ व्हाट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग? सो मैंने ये नेटफ्लिक्स का एग्जांपल आपको दिया था, अगर याद होगा किसी को. व्हाट नेटफ्लिक्स डज इज, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? लाइक हाउ डज इट recommend you a particular movie? There are different models for it, no doubt, but just give me an लाइक एग्जाम्पल कि मैम ये करता है, उसके बेसिस पे वो नेटफ्लिक्स हमको मूवीज रिकमेंड करता है. तो वो ये में क्या ये करता है, दैट आई वांट टू नो. एनीवन? यस दीपाली. सो क्या हम सामने नेटफ्लिक्स को कहते हैं कि भैया मुझको एक पर्टिकुलर यूजर आएगा and if his age is let's say 28, he has to watch what? Horror movie. तो टारगेट क्या हम उसको देते हैं? क्या हॉरर ही देखेगा वो, या वो रोम कॉम ही देखेगा? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, राइट. तो क्या होता है, जैसे जैसे वो यूजर को स्टडी करता है, वो यूजर को कैटेगराइज करता है. टारगेट कहीं पर भी है क्या? टारगेट नहीं है. टारगेट क्या है कि यूजर को क्या पसंद है वो दिखाओ. अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है. अब एक यूजर आता है जो जिसको लेट्स से ये पसंद है हॉरर मूवी, एंड ही इज नॉट बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ व्हाट, 18 टू 21. ऐसा अगर समझो, ऐसा नेटफ्लिक्स ने एनालिसिस किया कि जो 18 से 21 की एज है उसमें बहुत लोग हॉरर मूवीज देखते हैं, एंड द पर्सन कम्स
he has logged in or he has signed up and his age is 28 and he is studying, he likes horror movie, will you classify that person based on age over there? नहीं ना, एज के बेसिस पे अगर देखा जाए तो वो अलग कैटेगरी में जाता है। 28 वाले एज वाले सस्पेंस और थ्रिलर को बहुत ज्यादा ये करते हैं, हॉरर मूवीज को उनको इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, उनको सस्पेंस और थ्रिलर मूवीज पे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो अब क्या एज के बेसिस पे कैटेगरी करना सही है? नहीं ना, अब किसके किसके बेसिस पे कैटेगरी करना सही है? सो मूवीज के क्या टाइप्स के बेसिस पे, आई इस अगर मैं मूवी के टाइप के बेसिस पे किसी को कैटेगराइज कर रही हूं, मेरा एज फैक्टर निकल गया। सो द पीपल हु लव हॉरर अलग ग्रुप, पीपल हु लव ड्रामा अलग ग्रुप, पीपल हु लव सस्पेंस एंड थ्रिलर अलग अलग ग्रुप। नाउ आई एम नॉट डिफरेंशिएटिंग इट बिटवीन व्हाट अ पर्टिकुलर एज ग्रुप इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? You getting my point? Categorizing based on age is better or categorizing based on the interest is better over here? इंटरेस्ट, राइट? अब ये कैसे मालूम पड़ा होगा? आप अगर आपको अगर डेटा सेट दिया है, ये कैसे मालूम पड़ेगा कि ये लोगों को इंटरेस्ट है, ये लोगों को इंटरेस्ट नहीं है? कैसे मालूम पड़ेगा इंटरेस्ट के बेसिस पे? बिकॉज कैसे मालूम पड़ेगा? एक मैं अगर आपको डेटा सेट देती हूँ, कैसे मालूम होगा कि ना ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट वालों का ज्यादा डेटा आ रहा है, ये पर्टिकुलर वालों एज वाले ग्रुप में मेरा कम डेटा जा रहा है या मिसमैच हो रहा है? ये कैसे मालूम पड़ेगा? एक एकदम सिंपल सवाल है, एक्सेल शीट दी हुई है, एक्सेल शीट के ऊपर ऐसा क्या करोगे कि तुमको मालूम हो जाएगा कि यस, सर्च एंड वॉच हिस्ट्री, वेरी गुड दीपाली। और क्या करोगे, क्या देखोगे ऐसी चीजें? अब टारगेट में सर्च वॉच नहीं आ रहा है, राइट? टारगेट में क्या आ रहा है? मुझको अभी खुद से हो रहा है कि मैं अपना क्या बढ़ाऊं, अपना नॉलेज बढ़ाऊं। I want more and more people should watch. I should be correct in predicting what, whether the person who, irrespective of his age, what are his interests. So I can watch a rom-com movie. The next movie I can watch is what, horror. उसके बाद मैं क्या वॉच करूं? उसके बाद मैं वापस एक सैड मूवी वॉच करूं? ये प्रिडिक्शंस का खेल है, जहां पर क्या हो रहा है, तुमको मॉडल प्रिडिक्ट करके देख रहा है, दे रहा है कि भैया अभी तुमने रोम कॉम देख ली है ना, और उसके देखो कैसा होता है ना, रोम कॉम देखने के तुरंत बाद एक और रोम कॉम दिखा देता है। बट अगर आप रोम कॉम नहीं लेके आप एक थ्रिलर मूवी देखने के लिए जाते हो ना, तो मॉडल खुद से सीखता है, अरे मेरे से गलती हो गई, मुझको इसको सारे रोम कॉम मूवीज नहीं दिखाने चाहिए थे, मुझको थ्रिलर और सस्पेंस मूवी भी दिखानी चाहिए थी। तो वो क्या करता है, वैसी मूवीज दिखाता है। फिर जैसे रोम आपकी सस्पेंस मूवी खत्म हो जाती है, वापिस यू बैक कम बैक टू व्हाट, रोम कॉम, सारी की सारी सस्पेंस मूवीज हटा के अभी वो रोम कॉम मूवीज दिखाना चालू करता है। प्लीज सी दिस पैटर्न इज देयर। अगर किसी ने नेटफ्लिक्स यूज किया है ना, ऐसा कुछ होता है। अगर ध्यान से किसी ने देखा होगा मॉडल को, एक एक टाइप का मूवी अगर आप देखो तो सारी मूवीज वही टाइप की दिखाता है वो। फिर जैसे ही आपने एक हॉरर मूवी देख ली ना, तो उसका नेक्स्ट जो आपको रिकमेंड होता है या तो हॉरर होगा या सस्पेंस होगा। Has anyone seen this type of trend in it? Yes. तो ये एक ना बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और ये सब कुछ कैसे हो रहा है? ये हो रहा है अनसुपरवाइज लर्निंग पे, जहां पर मॉडल उसके डेटा में क्या आंसर छुपा है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब लेट अस टॉक मोर अबाउट दिस अनसुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज्ड में फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर नो लेबल्स। व्हेन आई से देयर इज नो लेबल, मतलब टारगेट नहीं दिया हुआ है। जैसे अभी हमको टारगेट कैटेगराइज नहीं दिया हुआ था, कैटेगरीज नहीं दिया हुआ था, हमने डेटा सेट को देखा, उसके बेसिस पे हमने बोला कि इंस्टेड ऑफ ग्रुपिंग बेस्ड ऑन एज, लेट अस ग्रुप द पीपल बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट।
ये हमने डिसाइड किया. Okay, in the similar fashion, I give you what? A bag full of balls. There are different balls. I just give it to you. Now, you are getting bored. तुम्हारे पास कुछ और काम धंधा नहीं है, तुम्हारे पास वो बैग है जिसमें बॉल्स है. नाउ यू आर गेटिंग बोर्ड. तुम क्या करोगे? अब उस बैग में ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल्स है. वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस की बॉल, टेनिस बॉल, देयर इज क्रिकेट का सीजन बॉल, एंड देयर इज वन बॉल विच आई हैव मिस्ड आउट. नहीं, सब हो गई है. हाँ, ऐसे 5 बॉल्स हैं. नाउ हाउ आर यू गोइंग टू कैटेगराइज? सबका अलग अलग आंसर होना चाहिए इस पे. कैसे कैटेगराइज करोगे? मैंने सिर्फ आपको बैग ऑफ बॉल्स दे दिए. वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, टेनिस बॉल, सीजन बॉल, ये सारी बॉल्स है उसके अंदर. अब मेरा क्वेश्चन है, इसको कैटेगराइज कैसे करोगे? बेस्ड ऑन शेप और बेस्ड ऑन द हाँ साइज. सो बेस्ड ऑन शेप एंड साइज और बेस्ड ऑन द कैटेगरीज और कलर. ओके, कलर. Yeah, so Neha will go with size, Sharon will go with the names, Dipali will go with color, size and shape. Now, if I go with size, Neha, can you tell me how many groups will be there? There is a volleyball, there is a football, okay? There is a table tennis ball, there is a season ball and there is a tennis ball. So 5 types of different balls are there. कितने ये बनाओगे तुम? क्या कहते हैं? ग्रुप्स? 5 ग्रुप्स? नहीं नहीं नया. साइज के बेस पे अगर आप जा रहे हो तो फुटबॉल और वॉलीबॉल का साइज तो एक ही है ना. फिर टेबल टेनिस छोटा है बट टेनिस बॉल और सीजन बॉल का साइज एक ही है ना. Yes, Tarun. If you are going with the size, there are only 3 groups out of these 5 balls. Now, if I go based on color as Dipali has said, कितने कैटेगरीज बन जाएंगी अगर बॉल के कलर के हिसाब से गया तो? बॉल के कलर के हिसाब से गया तो कितने क्लस्टर्स बन जाएंगे? मल्टीपल. यस. काउंट नहीं दीपाली. 5 इज नॉट पॉसिबल. 5 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज फुल ऑफ बैग. बैग पूरा भरा हुआ है डिफरेंट बॉल्स के साथ. तो मोर देन 5 होने वाले, मल्टीपल क्लस्टर्स बनने वाले, मल्टीपल ग्रुप्स बनने वाले बेसिकली. नाउ if I go with what Sharon has decided, respective names, how many groups will be there? फाइव. ना कम ना ज्यादा, जितने बॉल्स है ये. अब सी, रैंडम डेटा दिया था आपको. अब आपने आपके लॉजिक के हिसाब से, लाइक मुझको जो सही लगता है मैंने उसके हिसाब से किया. नाउ दिस इज व्हाट इज पैटर्न. अननोन पैटर्न को ढूंढना. अननोन पैटर्न को ढूंढना. तुम एक बॉल निकालोगे, तुमको दिखेगा कि अरे ये कलर डिफरेंट है, इसका साइज डिफरेंट है. तो सामने वाला अपने साइज, मतलब जो उसको प्रेफरेंस लग रहा है, अगर मुझको लग रहा है कि मैं कलर के हिसाब से करूं, आई विल डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन डिफरेंट कलर्स. I can differentiate based on different categories. I can create groups based on different size and shape. ये मेरा चॉइस है. यही होता है अनसुपरवाइज लर्निंग, जहां पे पूरा का पूरा डेटा तुमको दिया गया है और अभी तुमको बोला गया है कि इसका आउटपुट क्या होगा बताओ. मतलब तुमको टारगेट नहीं दिया गया. टारगेट क्या है? किस कैटेगरी को वो बिलोंग करता है. अगर एक न्यू बॉल आती है, सो लेट्स से एक टेनिस बॉल आई है, तो अब मैं उसको साइज के बेसिस पे ग्रुप करूं या मैं उसको कैटेगरीज के बेसिस पे ग्रुप करूं, इट इज माई कॉल. बिकॉज मेरा डेटा सेट कुछ कह रहा है, तो मुझको पहले मेरे डेटा सेट में से कैटेगरीज बनाना जरूरी है कि मैं उसको कैटेगराइज वाइज चेंज करूं या साइज वाइज. एक बार मैंने ये डिसाइड कर लिया ना कि मेरा जो डेटा मुझको बैग मिला है वो मैं समझो अभी साइज वाइज जा रही हूं, तो देर आर ओनली 3 ग्रुप्स.
तो अगर मैं साइज वाइज जा रही हूँ तो मुझको टेंशन ही नहीं है। वो अगर एक नया बॉल आता है और टेनिस बॉल है, आई नो विच ग्रुप इट इज गोइंग टू बिलोंग टू। सिमिलरली इफ माई इट इज कैटेगरीज, रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, जैसा नाम है वैसा वो कैटेगरी है, तो मुझको पता है कि एक टेनिस बॉल आती है तो उसको उसमें डालना है। दिस इज माई कॉल एंड ये टारगेट जो है ये मैंने डिसाइड किया है। एंड दिस इज व्हाट इज अनसुपरवाइज लर्निंग, जहां पर टारगेट इज अनलेबल्ड। अनलेबल्ड मतलब यहाँ पर तुमको नहीं पता क्लास 1 क्लास 2 0 यस नो कुछ नहीं पता है, तुम डिसाइड कर रहे हो डेटा को देख के। क्लियर? क्लियर ये चीज? ओके नाउ नाउ इफ यू गाइज रिमेम्बर, मैंने एमएल और डीएल के लिए एक ना एग्जाम्पल लिया था। एक बेबी है और एक डॉग है घर में, राइट? आई हैड टेकन सम सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल। तो अनसुपरवाइज में वही लेते हैं वापस से। So let us come over here and let us take again the example for unsupervised. ठीक है, this baby is there and a dog is there. अब क्या होता है, फैमिली डॉग है, she identifies the dog and few weeks later family friend brings along a dog and tries to play with the baby. मतलब एक फैमिली फ्रेंड अपना डॉग लेके आता है एंड that dog tries to play with the baby. Baby had not seen this dog earlier. Of course the baby is small, right? उसने ये डॉग को पहले नहीं देखा है, हाइट वाइट नहीं, उसको कुछ नहीं देखा है। बट बेबी क्या करने वाला है, बेस्ड ऑन द फीचर्स। क्या फीचर्स? कि दो कान है, दो आईज है और चार लेग्स है, इट इज अ डॉग, इट इज हर पेट। ये मैंने उस टाइम भी कहा था, ये मैं वापिस आज कह रही हूँ। अब ये जो फीचर्स जो सिलेक्ट किए हैं, तुमने बाकी का सारा डेटा छोड़ दिया, तुमने सिर्फ मेन फीचर्स पे फोकस किया कि ना मुझको सिर्फ क्या चाहिए, ये आईज, ये ईयर्स और ये लेग, ये तीन फीचर्स के बेसिस पे। हाइट छोड़ दिया तुमने, वेट छोड़ दिया तुमने, सारी चीजें छोड़ दी, तुमने सिर्फ ये तीन फीचर्स के बेसिस पे डिसाइड कर लिया कि इट इज अ डॉग। एंड दैट इज व्हाट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। And this is unsupervised learning where you are not taught but you learn from the data. तुमको कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है इसके अंदर, तुमको ना डेटा बताया जा रहा है कि ये चीज है, अभी ढूंढो इसको, ये पैटर्न को ढूंढो, या तुम पैटर्न ढूंढ रहे हो कि ये कुछ ऐसा कुछ पैटर्न है या नहीं। ठीक है? एंड दिस हैज बीन अ व्हाट unsupervised learning wherein you are not knowing what the target is. You are creating the target. You are deciding कि हाँ ये मेरा टारगेट होगा। ठीक है? Now, why unsupervised learning? To find all kinds of unknown patterns. So, remember my DMart wala example wherein I had said that a person comes into the market or the supermarket just to buy a particular milk, but he goes away with what? Milk, bread and butter. लेने आया था वो एक चीज, बट उसको एक ऐसा मेंटली उसके दिमाग के साथ खेला जाता है कि उसको ब्रेड बटर मिल्क तीनों एक ही जगह पे रख दिया जाता है, जिसकी वजह से वो लेने आता है एक चीज। ही हैज ब्रॉट 20 रुपीज फ्रॉम, ही हैज प्लान्ड कि ना 20 रुपया ही खर्चा होगा एक मिल्क के पैकेट के लिए, बट ही एंड्स अप पेइंग व्हाट 70 रुपीज। तो 50 रुपीज का जो है ना ये डीमार्ट को प्रॉफिट हो रहा है एक तरीके से ना। ये कैसे, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज देर इज समवन सिटिंग एट द बैक एंड एंड ट्राइंग टू फाइंड द पैटर्न्स। मतलब क्या किया उसने, जितने भी लोग सिर्फ मिल्क लेने आए थे, सिर्फ कैटेगरी फीचर वेयर इट इज मिल्क, उसका सेकेंड प्रोडक्ट देखा, उसका थर्ड प्रोडक्ट देखा, उसका फोर्थ प्रोडक्ट देखा। if the person who are taking milk, उनकी फर्स्ट फीचर मिल्क है, फर्स्ट आइटम मिल्क है, थर्ड वाले में उन्होंने सर्च किया कि मिल्क छोड़ के जितने भी आइटम्स सिलेक्ट किए उतने में कितनी बार ब्रेड आया है, कितनी बार मिल्क आया है, एंड दैट इज हाउ द पैटर्न हैज बीन सर्च्ड।
मतलब तुम ढूंढ रहे हो ऐसी कोई चीज जिससे तुम ये कंक्लूजन पे आओ कि अगर मिल्क मिल्क ब्रेड बटर साथ में रखा होगा मेरा कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। एंड दिस इज व्हाट इज एन अननोन पैटर्न। टारगेट तुमको नहीं दिया गया था, बी टोटली तुमको सिर्फ बोला गया था ये डेटा है, इसको ढूंढ के लाओ। ये क्या है, ढूंढो इसमें। ये सिंपल एग्जाम्पल वैसा ही है जैसे समझो मैंने ना एक बहुत बड़ा माउंटेन खरीद लिया है एंड मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ कि प्लीज गो एंड फाइंड मी द बेस्ट, क्या कहते हैं, बेस्ट स्टोन फ्रॉम द माउंटेन। तो सब अपने हिसाब से जा रहे हैं एंड शरण गई, दीपाली गई, सब अपने अपने हिसाब से जाके ना एक एक स्टोन लाके मुझको दे रहे हैं कि ना ये मेरे हिसाब से बेस्ट है, ये मेरे हिसाब से बेस्ट है। नाउ व्हाई बेस्ट, तो तुम डिस्क्राइब करोगे मैंने बहुत ढूंढा, ढूंढने के बाद मुझको यही बेस्ट लगा। There is no other stone available in the mountain that is matching this kind of qualities. So you are trying to find something and that is the reason mining नाम दिया हुआ है। It is data mining because तुमको ना डेटा दे दिया है एंड तुमको बोल दिया इसमें ढूंढो ये डेटा में क्या ढूंढ सकते हो एंड मुझको पैटर्न निकाल के दो। एंड दिस इज प्योरली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन हाउ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इट इज? ओके, टारगेट नहीं है, टारगेट हम बाद में बनाएंगे, टारगेट नहीं है। ओके, नाउ व्हाई अनसुपरवाइज्ड, हमको मेन फीचर्स मालूम पड़ जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक देख लो, डिसीजन देख लो, रैंडम फॉरेस्ट देख लो, हमने एडा बूस्ट किया था, सब जगह प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं, हम किस पे फोकस कर रहे थे, फीचर फीचर फीचर, लीनियर पे भी फीचर की वजह से रेगुलराइजेशन कर रहे थे। मीन्स दिस फीचर हैज एन utmost importance इन द डेटा माइनिंग एरिया बिकॉज एक फीचर एक प्रोडक्ट का आउटपुट डिसाइड कर सकता है, फ्यूचर डिसाइड कर सकता है कि सामने वाला इसको खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने अमेजोन में कुछ चीज अभी जैसे चल रहा है सेल्स, I am continuously buying for home products. Now, with my pattern, it is clear to Amazon कि she is just buying home product. उसको क्लोथिंग में इंटरेस्ट नहीं है, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मोबाइल में इंटरेस्ट नहीं है, होम अप्लायंस में इंटरेस्ट नहीं है। She is just buying home products related to decor and everything. Now, if I buy something again for a home product, what do you think Amazon मुझको, अगर मैं आज समझो मैंने कंटिन्यूसली 10 दिन तक होम प्रोडक्ट्स बाय किए, आज मैं कुछ बाय नहीं करती हूँ, क्या लगता है Amazon मुझको किस चीज का नोटिफिकेशन देगा? उसकी अगर एक सेल चल रही है एंड लास्ट 24 आवर्स आई हैव नॉट ब्रॉट एनी प्रोडक्ट, तो वो मुझको किसका ये देगा? होम प्रोडक्ट्स, यस। ये कैसे कैटेगराइज किया उसने, कैसे कैसे, लाइक व्हाई इज ही गिविंग मी होम प्रोडक्ट्स है? बिकॉज ट्रेंड देखा उसने, ये यूजर एक ग्रुप में बिलोंग कर रहा है जो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, होम प्रोडक्ट्स बाय कर रहा है। एंड दिस यूजर इज नॉट इंटरेस्टेड इन द अदर। तो समझो आज आज अमेजोन का समझो आज मोबाइल वाला है, लो नो कॉस्ट ईएमआई वाला है, और फिर भी मैं होम प्रोडक्ट बाय कर रही हूँ, देयर इज अ डिफरेंस। मशीन को ये चीज थोड़ा पैटर्न दिखी कि ना ये यूजर सिर्फ होम का ही बाय कर रहा है, इसको अलग कैटेगरी में डालो। ऐसे ही एक यूजर होगा जो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, होम अप्लायंसेस खरीदते जा रहा है, तो उसको अलग कैटेगरी बनने वाली है। क्या पता वो सेम कैटेगरी में भी आ सकते हैं, इट माइट हैपन। ये कैटेगरीज कौन डिसाइड कर रहा है? तो ये कैटेगरीज जो डिसाइड हो रही है इनको क्लस्टर्स बोला जाता है। बेस्ड ऑन यूजर, बेस्ड ऑन द फीचर्स, जो यूजर के फीचर्स हैं उस बेसिस पे क्लस्टर्स बनते हैं। ये ग्रुप्स बनाना मतलब क्लस्टर बनाना। तो एक क्लस्टर में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोग हो सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक वापस से अपना ये बैग ऑफ बॉल्स वाला, जैसे हमने शेप और साइज की बात की थी, जस्ट बेस्ड ऑन द फीचर साइज हमने 3 फीचर कैटेगरीज बना लिए, 3 क्लस्टर्स बना लिए, 3 ग्रुप्स बना लिए। अब जो टेनिस बॉल और सीजन बॉल वाला ग्रुप है
उसमें क्या हमने कलर, क्या उसमें हमने उसका जंप कितना है, कितने दूर तक जाता है, ऐसे सब फीचर्स देखे। अगर एक बॉल को हिट किया, सीजन बॉल ज्यादा मतलब रन होगा या टेनिस बॉल सबसे ज्यादा जाएगा। दिस ऑल आर मैटर ऑफ फीचर्स ना, बॉल के फीचर्स हैं ये। क्या हमने ये सब चीजें देखी? हमने ये नहीं देखा। हमने सिर्फ क्या देखा, एक फीचर जो है साइज। इज माई पॉइंट मेकिंग सेंस टू एवरीवन? क्योंकि बॉल के डिफरेंट डिफरेंट साइज और मैटर, शेप मैटर करते हैं, बट उसके और भी फीचर्स हैं। एयर में वो कितना, मतलब अगर एक बाउंस दो तो वो ग्रेविटी को कितना छोड़ के ऊपर आता है। दिस ऑल थिंग्स आर मेकिंग सेंस। इट इम्पैक्ट्स द बॉल। तो टेनिस बॉल बाकी सब बॉल्स में से सबसे ज्यादा वो उछाल देगी। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जो भी है, एंड बास्केटबॉल, वॉलीबॉल में जितना तुम उसको बाउंसी दोगे उतना वो हैवी बनते जाएगा धीरे 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 धीरे। तो दिस ऑल मेक्स सेंस, बट ये सब फीचर्स नहीं देखे हमने। हमने क्या देखा? साइज। अब एक जो ग्रुप बना उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ साइज देखा। तो साइज में थोड़ा ऊपर नीचे होगा। टेनिस बॉल और कौन सा था, सीजन बॉल, थोड़ा बहुत साइज ऊपर नीचे होगा उन बॉल्स का। इट वुड बी सेम, बट हमारी आंखों को वो सेम दिख रहा है, राइट? डायामीटर का डिफरेंस होगा, रेडियस का डिफरेंस होगा, बट स्टिल हमने वो नॉइस को निग्लेक्ट करके क्या किया, एक कैटेगराइज करके रख दिया। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हेन यू डिफाइन अ क्लस्टर, तो क्लस्टर में सेम प्रॉपर्टीज वाला क्लस्टर बनेगा या डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाला क्लस्टर भी बन सकता है? एक ग्रुप विद सेम प्रॉपर्टीज का ही क्लस्टर बनेगा कि एक ग्रुप विद डिफरेंट कैटेगरीज का भी क्लस्टर बन सकता है? या दोनों आंसर्स राइट है कि हाँ दोनों बना सकते हैं हम लोग? क्या लगता है? तो अगर एक यस, तो बोथ आर पॉसिबल। ऐसा क्लस्टर बन सकता है जिसमें सेम प्रॉपर्टीज हो, कोई डिफरेंट प्रॉपर्टीज नहीं है। मतलब क्या हो सकता है, दोनों का एक दूसरे से थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, 19-20 का, बट द टेनिस बॉल इज फार 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 अवे फ्रॉम व्हाट वॉलीबॉल एंड फुटबॉल। कितना ज्यादा डिफरेंस है। एंड वैसे ही टेबल टेनिस का बॉल, उसका भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। किससे? तो सीजन बॉल, सॉरी दूसरा जो सीजन बॉल का ग्रुप है उससे, और वो फुटबॉल का जो ग्रुप है, देर इज फार फार डिफरेंस। एंड दिस मेक्स सेंस समवेयर, दिस डेफिनेटली मेक्स सम सेंस समवेयर, वेयर आई विल टेल यू। बट अभी के लिए जो ये चीज हो रही है, ये अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग में बहुत हमको एक ना पैटर्न ढूंढने के लिए हेल्प कर रही है। एंड यही चीज हम क्या कर रहे हैं, फीचर्स फाइंड कर रहे हैं जिससे हम कैटेगराइज कर पाए। मैं शेप के बेस पे जाऊं, बाउंसीनेस के बेसिस पे जाऊं, हैवीनेस के बेसिस पे जाऊं, किसके बेसिस पे जाऊं? तो आई हैव चोज साइज, दैट इज माय फीचर, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। ठीक है? सो दिस इज अनसुपरवाइज्ड, लेट अस मूव अहेड। सो सी, रॉ डेटा ऐसा दिया हुआ है, जैसे दिख रहा है, इसको सिर्फ देख के आप बोलो तो कितनी कैटेगरीज बननी चाहिए? तो सिर्फ रेड, ग्रीन और ब्लू, मुझको तो ये तीन ही कलर दिख रहे हैं। ये मेरा इनपुट होना चाहिए, सॉरी मेरा आउटपुट होना चाहिए। बट कैटेगरी देखो आउटपुट में क्या बना, ग्रीन का नामो निशान नहीं है। इट इज रेड, ब्लू एंड ब्लैक। मेक्स सेंस, बिकॉज हम ढूंढने कुछ और जा रहे थे, मिला कुछ और। ठीक है? नाउ अगेन दिस एग्जाम्पल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेटोज आर देयर। तो तुम्हारे पे है शेप, साइज, कलर, किस पे जा रहे हो। तो यहाँ पर कलर के बेस पे ग्रुप्स बनाया, कैटेगरीज बनाया, फाइन। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग। Okay, we will focus on k means and k nearest. Now what is clustering, what all things happened, we will see. One second, huh? Now क्लस्टरिंग सिर्फ इतनी नहीं है, बहुत सारी क्लस्टरिंग्स हैं।
हम यहाँ पर सिर्फ 2 पढ़ रहे हैं, k मीन्स k नियरेस्ट। अगेन आई रिपीट, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग, बहुत ज्यादा है। इफ यू गो इनटू रिसर्च देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग। मैंने मेरे एमटेक में एक अलग टाइप की क्लस्टरिंग की है, ठीक है। मैंने खुद एमटेक में मेरा एमटेक का प्रोजेक्ट रहा है क्लस्टरिंग टॉपिक के ऊपर, सो इट इज वेरी डिफरेंट, ठीक है। बट पहले ना कुछ चीज समझते हैं। क्या समझते हैं? एकदम बेसिक्स समझते हैं। यू रिमेम्बर, ओके, एक क्वेश्चन करती हूँ। सुनामी एक हफ्ते पहले अलार्म कैसे मालूम पड़ जाता है वेदर फोरकास्ट को, या स्टॉर्म आ रहा है ये कैसे मालूम पड़ जाता है? डज एनीवन नो दिस, व्हाट हैपेंस? नेहा, सुपरवाइज्ड हैज लेबल्ड टारगेट्स, अनसुपरवाइज्ड में टारगेट लेबल्ड नहीं होता है। यू आर फाइंडिंग द टारगेट, so there is no labeled data in unsupervised. Supervised में labeled data होता है, data has been labeled. ओके, हाँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था, यस दीपाली, तो बट कैसे मालूम कैसे पड़ता है? कोई भी लाइक इफ आई से आर द वेदर फोरकास्ट पीपल गोइंग एंड सिटिंग इन द सी, सी में जाके बैठते हैं क्या? वो यहाँ से बैठे बैठे कैसे मालूम पड़ जाता है उनको कि हाँ वहां पे सुनामी आने वाला है? वेव पैटर्न्स, तरुण, वेव पैटर्न्स तो बाद में शोर्स पे आते हैं, बट सी के अंदर कैसे मालूम पड़ता है? सी के अंदर से सैटेलाइट क्या चीज देता है शरण? यस, सैटेलाइट, राइट। क्या चीज देता है सैटेलाइट? कम ऑन, थिंक अ बिट, लाइक कैसे मालूम होगा कि ना? हाँ, तो दीपाली एक जाहिर सी बात है ना, यहाँ पर बैठा हुआ बंदा सी में सी का पैटर्न कैसे बताएगा? लाइक हमने बादलों का भी ट्रेंड देखा है, बादल शोर पे आते आते डार्क दिखते हैं, बट फिर भी वो प्रिडिक्ट कर देते हैं एक हफ्ते पहले कि कितनी बारिश होने वाली है। मतलब आज का अगर मैं कल एक अभी का देखूं, वो एक हफ्ते के बाद का प्रिडिक्शन दे देते हैं कि कितना डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है, क्या रहने वाला है। हाउ इज दिस हैपनिंग? जस्ट गिव इट अ थॉट, ये कैसे हो रहा है? वो भी है। अगर ठीक है, ये वाला कर लो, फिर बाद में दूसरा। ये जस्ट जस्ट गिव इट अ थॉट हाउ इट इज हैपनिंग। लाइक अगर आप वेदर फोरकास्टिंग वालों का सेंटर देखो, वो दिल्ली, मुंबई, ऐसे कोलकाता इतने दूर दूर रहेगा। दिल्ली में बैठ के उनको मुंबई, कोलकाता की तरफ से कितना ये आने वाला है वो सब पता है, जबकि उनका तो कोलकाता के एकदम नजदीक होना चाहिए था सेंटर, बट वो है दिल्ली में बैठे। दिल्ली में बैठ के वो वेदर फोरकास्ट कैसे कर पा रहे हैं? दिल्ली के आजू बाजू तो कोई सी शोर कुछ भी नहीं है, अरेबियन सी नहीं है, इंडियन सी कोई नहीं है, कैसे मालूम पड़ रहा है उनको? हाँ दीपाली, हाउ डू दे कलेक्ट लोकेशन डेटा? गुड, लोकेशन डेटा, ठीक है। हाउ डू दे कलेक्ट लोकेशन डेटा? मैम, हाँ शेरॉन। कोऑर्डिनेट्स पे जो टेम्परेचर होगा वैसे। हाँ, तो ये कोऑर्डिनेट्स पे टेम्परेचर कैसे मालूम पड़ता है? क्या चीज होती है दीपाली? डेटाबेस तो पुराना डेटा हुआ ना दीपाली, ये लोकेशन से डेटा आता कहाँ से है? डेटा बन रहा है, डेटाबेस बन रहा है, बट हाउ इज दिस डेटा क्रिएटेड? उनको कैसे मालूम पड़ जाता है कि 3 दिन का हाई अलर्ट वार्निंग रहता है कि 3 दिन कंटिन्यूस बारिश बारिश होने वाली है? दे आर प्रिडिक्टिंग दिस मंथ्स अगो, इयर्स अगो, नॉट इयर्स अगो, डे, वीक्स अगो। ये कैसे हो जाता है? हाँ दीपाली, क्या मॉडल है, क्या है ऐसा कि उनके पास डेटा आ रहा है? मुझको वही क्वेश्चन है, क्या है ऐसा उनके पास?
ये इंजीनियर जिसने इंजीनियरिंग की उसको आंसर आना चाहिए ये। यस दीपाली, रिमोट सेंसिंग, यस सेंसर्स डिप्लॉयड रहते हैं। परफेक्ट। नाउ व्हाट हैपेंस इज, imagine this is the sea and this is the shore, ठीक है। सी बहुत दूर है शोर से, शोर के पास क्या रहेगा, तो दिस इमेजिन दिस एज योर व्हाट आई से एंटीना, ठीक है, ये एंटीना है। सेंसर्स डिप्लॉयड रहते हैं कहां पर, शोर्स में सेंसर्स डिप्लॉयड है। इमेजिन दिस, बहुत बड़े हैं सेंसर्स, छोटे छोटे ही रहेंगे। सेंसर्स आर डिप्लॉयड। नाउ let's for example से, सबको पता है सी बहुत बड़ा है, ठीक है। लेट्स फॉर एग्जाम्पल से ये सेंसर में कुछ क्या कहते हैं मूवमेंट हुई, तो ये सेंसर कैसे मूवमेंट देखेगा, वाइब्रेशंस देखेगा, टेम्परेचर देखेगा, अर्थ के प्लेट्स में अगर उसको वाइब्रेशंस मिलती हैं तो उसको सेंस करेगा। अब ये पॉइंट से ये पॉइंट पर कैसे आएगा, एनी गेसेस हाउ दिस सेंसर इज गोइंग टू सेंड डेटा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक डेटा सेंड करना है, कैसे करेगा वो, सबको डेटा ट्रांसमिट करेगा क्या, नहीं नहीं नहीं, सबको ट्रांसमिट करेगा, सेंसर है, सेंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कर रहा है जो भी है, बट दिस सेंसर हैज जनरेटेड सम डेटा, उसको क्या मिला, वाइब्रेशंस मिले और टेम्परेचर चेंज हुआ, उस वाटर का, वाटर लेवल का टेम्परेचर चेंज हुआ, शायद गर्म हो रहा है या कुछ कुछ जो भी उन्होंने उनको देखना है, ऐसा कुछ फीचर आया, इसके पास डेटा है, इसको इस ट्रांसमीटर या इस क्या कहते हैं एंटीना के पास डेटा भेजना है, कैसे भेजेगा, एनी गेसेस व्हाट आर द वेज इन विच इट कैन सेंड डेटा फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक डेटा कैसे भेजेगा, सबको डेटा देगा क्या वो, सब से नोट्स को डेटा देगा, नहीं नया, so what it will do, sending it sending it to all the nodes is stupidity because what is going to happen, अगर ये नोड के पास कुछ और डेटा है इट माइट मिस आउट, तो फोकस क्या है कि इधर तक डेटा पहुंचाना है, अब वो क्या करेगा, उसके आजू बाजू कितने पॉइंट्स है, ये है एंड ये है, हु इज द नियरेस्ट पॉइंट या नियरेस्ट सेंसर नियर दिस नोड, सेंसर्स आर डिप्लॉयड राइट, हर जगह सेंसर्स डिप्लॉयड है, तो who is the nearest, this one is near, two near or three is nearest to this point, इसके बीच में इसके ऊपर ना बहुत मतलब नॉलेजेबल चीज है, डिस्टेंस मैटर, डिस्टेंस मैटर व्हाई, बिकॉज यहां से डेटा अगर सेंड करोगे मुझको उतनी ताकत और टाइम लगने वाला है, तो जितना दूर एक सेंसर दूर उतना मेरे लिए वो टाइम कंज्यूमिंग है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये सबको पता है, तो अब मैं दूर वाले को भेजूंगी या नजदीक वाले को, सी मेकिंग सेंस, तो जो नोड नजदीक है मैं उसको भेजूंगी ना, सबको भेज के मतलब नहीं है, अभी समझ रहा है, जो नजदीक है मैं उसको देखूंगी,
तो मेरे नजदीक कौन है, ये वाला है, तो मैं इसको डेटा सेंड करूंगी। सॉरी, सो आई सेंड डेटा टू दिस वन। अब ये नोड के नजदीक कौन है, अब ये भी नजदीक है, ये भी नजदीक है, तो आई विल सेंड इट टू दिस पर्सन। नाउ हु इज मोर नियर, this is there, this is there, and this is there. Who is more near, this is also there. Now I'll send it to this one. Now who is more near, this or this? So this is more near, I'll send it to this one. अब कौन near है, this. Who is near, this. Making sense? Yes, making sense now. Is it making sense now? Yes. अब why do you think it chose this part? Because distance matter, distance really matters. एंड यही कुछ अभी हम आगे देखने वाले हैं के मीन्स और के एन एन में, कि डिस्टेंस कैसे मैटर कर रहा है। कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से अगर एक क्लस्टर बन रहा है, बिकॉज अगर आप देखो वो सीधा ऐसे भी तो भेज सकते थे ना, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये भी तो बन सकता था ना, बट कुछ रीजन थे जिसकी वजह से उसने अलग पैटर्न यूज किया है। it really impacts, everything impacts, the length also impacts. एंड हम अभी के मीन्स और के नियरेस्ट में कुछ चीजें देखने वाले हैं। पहली जो चीज हमारे लिए क्वेश्चनेबल चीजें हैं कि बेस्ड ऑन फीचर्स क्लस्टर्स बनते कैसे हैं। अगर क्लस्टर्स बन रहे हैं तो एक क्लस्टर आता है, वो कैसे कैसे ग्रुप्स में डिवाइड हो रहा है, और एक क्लस्टर दूसरे क्लस्टर से कितना दूर है। अगर नजदीक नजदीक है तो प्रॉब्लम क्या है, अगर एक क्लस्टर अलग है तो रीजन क्या है, ये सारे क्वेश्चंस अभी आने चाहिए। Okay, and now we will see K means. उसका नाम है K means. Now what is means? तो averaging something. And अभी हम देखेंगे कि कैसे ये K means clustering. Means हम clusters बना रहे हैं based on something called as means. Means ले रहे हैं, average ले रहे हैं. And कैसे ये cluster बन रहा है अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब के मीन्स क्लस्टरिंग जो है उसमें दो तरीके की क्लस्टरिंग होती है, एल्गोमेट्रिक एंड डेंडोग्राम, ठीक है। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो, बट स्टिल ये दो तरीके की एल्गोरिदम होती है, बट के मीन्स खुद में एक अलग एल्गोरिदम है। तो तुमको ये देखने की जरूरत नहीं कि एल्गोमेटिव हो रहा है या डेंडोग्राम हो रहा है। व्हाट इज डेंडोग्राम, आई हैव ऑलरेडी शोन यू दैट ऑल्सो। ये मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ डेंडोग्राम क्या होता है, राइट। ये वाला इमेज में पहले भी दिखा चुकी हूँ। ग्रुप्स बनाने हैं तुमको, सिर्फ ग्रुप्स। तो जैसे ये एबीसी वाला ग्रुप बन रहा है, तो जो नजदीक थे तो ए बी को नजदीक लिया, ई एफ को लिया, फिर ये इनको लिया, इनको लिया, बाद में डी, हाँ, फिर इनको लिया, डी को, बाद में ए बी, और ये पूरा ग्रुप कर दिया। तो ये वही पैटर्न यहाँ पर दिखा है। इन द सिमिलर फैशन ये वर्ड्स के बेसिस पे, तो ये दो ग्रुप्स जो भी है, इट इज ट्राइंग टू मेक व्हाट, ग्रुप सेम फीचर्स ले रहा है और बड़ा ग्रुप बनाता जा रहा है, बट एंड वो क्या कर रहा है, एक ग्रुप बना रहा है सबको। दैट इज मेकिंग सेंस, दैट इज समथिंग डिफरेंट। मेकिंग इट वन ग्रुप, एट द एंड पूरा का पूरा डेटा सेट एक क्लस्टर में बिलोंग करेगा, एंड यही के मीन्स का काम है। एट द एंड एक ही क्लस्टर होना चाहिए, स्टार्ट में तुम कितने भी क्लस्टर बना लो, ठीक है। 1 सेकेंड। ओके, तो स्टार्ट में तुम कितने भी क्लस्टर बना लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। So let us start. What is it? First of all, K-means is an iterative clustering algorithm. What is the meaning of iteration? Repeatedly done. एक ही चीज बार बार रिपीट होने वाली है, या रिपीटिव में होने वाला है, इटरेशन होने वाला है उस चीज के लिए, which helps you to find the highest value for every iteration. ठीक है। Now let us move ahead. Initially, a desired number of clusters are selected. Now, जैसे मैंने कहा था, मैं पहले डिसाइड कर रही हूँ, मेरे को 5 क्लस्टर्स चाहिए, मेरे को 3 क्लस्टर्स चाहिए, बिकॉज मैंने कुछ चीजें देखी।
ये कैसे मालूम पड़ता है ना, ये तुमको ग्राफ से मालूम पड़ता है, तुमको विजुअलाइजेशन से मालूम पड़ता है। तुम जब ईडीए करते हो तब तुमको पता चलता है कि कितना डिफरेंट डेटा है, एंड उस बेसिस पे तुम पहले डिसाइड करोगे कि अरे 5 क्लस्टर्स बनाओ, अरे 3 क्लस्टर्स बनाओ, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग। इट इज सिमिलर टू दैट माउंटेन पे बेस्ट पत्थर ढूंढने का। तो तुम पहले एक इमेज बनाओगे ना पत्थर की कि बेस्ट पत्थर क्या होगा, और वो कैसे होगा, खड़े खड़े नहीं होगा, तुम ढूंढोगे कुछ चीजें। यू विल हैव टू स्टार्ट, यू विल हैव टू सिलेक्ट वन स्टोन विच इज गोइंग टू से दैट ये इसके कंपेरेटिव में ज्यादा अच्छा लग रहा है, एंड दैट इज व्हाट इज हियर। क्लस्टर्स पहले तुम डिसाइड करोगे यहाँ पे कि ना मेरे यहाँ पर इतने क्लस्टर्स होने चाहिए। इन दिस क्लस्टरिंग यू नीड टू क्लस्टर द डेटा पॉइंट्स इनटू के ग्रुप्स। तो जितने तुमने बोली है क्लस्टर है उतने क्लस्टर्स में बनेगा। तो के हमारा यहाँ पे मीन करता है नंबर ऑफ क्लस्टर्स। तो के इज नंबर ऑफ क्लस्टर्स। अ लार्जर के मीन्स स्मॉलर ग्रुप्स। कुछ सेंस कर रहा है ये? लार्जर के मीन्स स्मॉलर ग्रुप्स with more number of granularity. We will say what is granularity, but is this making sense? मतलब क्या हो रहा है, अगर तुमने के 10 ले लिया तो तुम्हारे उतने छोटे 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 ग्रुप्स बनने वाले हैं, राइट? जैसे मैंने 5 ले लिया था बॉल्स के इसमें, तो अभी क्या होने वाला है, छोटे छोटे ग्रुप्स बनेंगे। या कलर के बेसिस पे अगर कलर डिसाइड करती हूँ, मेरे बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स बनेंगे। हो सकता है एक ग्रुप में एक ही बॉल हो सकता है वो। मेकिंग सेंस? अ लोअर ग्रुप के मीन्स लार्जर ग्रुप्स। ग्रैनुअलिटी वर्ड बाद में देखते हैं, बट इट इज मेकिंग सेंस। लोअर के मतलब बड़े बड़े ग्रुप्स बनेंगे। मेकिंग टोटल सेंस, इट इज मेकिंग। लेट्स मूव अहेड। तो दिस इज के मीन्स का लॉजिक। के मीन्स का लॉजिक क्या कह रहा है, एक इटरेशन होगा और एक तुम नंबर ऑफ क्लस्टर सिलेक्ट करोगे और वो इटरेशन होता रहना, ये के मीन्स कह रहा है। अब आगे देखते हैं। द आउटपुट ऑफ द एल्गोरिथम इज ग्रुप ऑफ लेबल्स। इसका स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हो रहा है, तुम ग्रुप बनाओगे और एल्गोरिथम तुमको बताएगा कितने लेबल्स है। तुमको एल्गोरिथम आंसर देगा कि वो ग्रुप्स क्या क्या है। एल्गोरिथम बताएगा कौन से कैटेगरी को वो पर्टिकुलर रो या जो भी तुमने डेटा ग्रुप्स बनाए हैं, एल्गोरिथम इज गोइंग टू गिव अ लेबल टू दैट ग्रुप। बस दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। आउटपुट में लेबल्स आने वाले। So output would be, so given this 5 features, it belongs to 0 category. Given this features, it belongs to 5th category. ये output में आने वाला है, ठीक है? In K means clustering, each group is defined by creating a centroid for each group. What is a centroid now? If centroid word is coming, what is a centroid? Now, what happens is, so for example, let's take this cluster. क्लस्टर कैसे बनेगा मैं बताती हूँ। तो ये डॉट्स क्या है, तुम्हारे डेटा पॉइंट्स हैं। बेस्ड ऑन द फीचर ग्रुप बना के तुम ऐसे ही रखोगे। अब सेंटर क्या है, सेंट्रॉइड क्या है, तो सेंट्रॉइड ऐसा पॉइंट है इस डेटा सेट में जो इक्वली डिसाइड कर रहा है सब चीजें, सबके लिए इक्वल है। तो क्या होता है, अगर एक डेटा पॉइंट आता है, सो द डेटा पॉइंट इज ओवर हियर, टू से दैट दिस डेटा पॉइंट बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, व्हाट वी डू, सो टू से दिस डेटा पॉइंट बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, हम क्या निकालते हैं ना, डिस्टेंस निकालते हैं। किसका, ये पॉइंट से ये पॉइंट का सेंट्रॉइड से। तो हमको एक ऐसा लीडर सिलेक्ट करना पड़ता है जिसका डिस्टेंस इक्वल हो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा दूर हो। तो जैसे दिख रहा है ये पॉइंट जो है बहुत दूर है, एक मिनट, ये नोड का, ये समझो इसको सेंट्रॉइड बोला है, इसका डिस्टेंस दूर है, ये अगर इसको सेंट्रॉइड लो इसका दूर है। तो क्या करना पड़ता है ना, पहले सेंट्रॉइड सिलेक्ट करना पड़ता है। नाउ व्हाई डू यू थिंक सेंट्रॉइड इज नीडेड?
एकदम जाहिर सी बात है। तो ये बनने से पहले क्या होता है ना, तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक, लॉजिकल बात है ये बहुत, कि सेंट्रॉइड क्यों चाहिए। ये पॉइंट है, समझो ये एक पॉइंट है, ठीक है। सो एक एक रो आता है, ठीक है। सो लेट्स से एकदम और सिंपल एग्जांपल ले लेती हूँ। So let's say this is your salary, this is your salary and this is your age, ठीक है। सैलरी और एज है, ठीक है। एंड अ पर्टिकुलर यूजर कम्स, तो एक यूजर है जिसकी सैलरी और एज समझो यहाँ पर आ रही है। सो लेट्स से हिज एज इज 25 years एंड ही इज अर्निंग 30,000, हो सकता है। नाउ अनदर यूजर इज कमिंग and his age is 24 and he earns 33 and the circle is over, the dot is over here. अब इनको क्लस्टर किस बेसिस पे बनाओगे? तो अभी भी चलो, अभी भी हमको कुछ ये नहीं मिल रहा है, ठीक है, रीजन नहीं मिल रहा है। एक और यूजर आता है जिसका एज है 28 एंड ही इज अर्निंग 28,000। एक और यूजर आता है जो है 22 साल का एंड ही इज अर्निंग 39,000। इट कैन हैपन, ऑफ कोर्स इट कैन हैपन, ठीक है। अब मुझको बताओ, एक यूजर आता है, हाँ एक और आता है, हिज एज इज लेट्स से 40 नहीं 60 लेते हैं एंड ही इज अर्निंग 25,000, ठीक है। नाउ there is one more user whose age is 55 and he earns 40,000. Now how are you going to make a cluster? किस बेसिस पे क्लस्टर बनाओगे? किस बेसिस पे क्लस्टर बनाओगे? एनी केसेस, क्लस्टर कैसे बनेगा? अभी कैसे कैटेगराइज करोगे इस चीजों को? मेकिंग सेंस, राइट? नाउ सिंपल सी बात है, क्या करना पड़ता है ना, इनिशियली एक सेंट्रॉइड डिसाइड करना पड़ता है। व्हाट इज अ सेंट्रॉइड? So the leader of the group, for example, the leader of the group. So you can select what? The first uh, row, the first input as the leader. So for example, this was our first one ना, तो मैं इसको डार्क कर देती हूँ। अब क्या होगा ना, समझो ये जो आया ये डेटा एज वाला, यहाँ पर और है जिनके ना एज कम है। अब दिस थिंग कैन हैपन, अब तुम्हारी आंखों के सामने देयर आर टू क्लस्टर्स, एक इधर और एक इधर। And for example, imagine this is the centroid of this cluster. What is going to happen now? For this to classify in whether it belongs to the youngsters or the aged group, क्या किया जाएगा ना, ये जो डॉट है, जो अभी अभी डेटा पॉइंट आया है और जो डिसाइड नहीं कर पा रहा है भैया मैं किस क्लस्टर को बिलोंग कर रहा हूं, तो वो क्या करेगा? सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड से इसका डिस्टेंस निकाला जाएगा। बड़ा हो गया, एक मिनट। तो ये सेंट्रॉइड है ना, इसका डिस्टेंस निकाला जाएगा और ये सेंट्रॉइड से इसका डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस ज्यादा है? तो ऑब्वियसली ये ग्रुप का ज्यादा है। तो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू गेट क्लासिफाइड इनटू दिस। तो ये वाला एक ग्रुप बनेगा एंड ये वाला अलग ग्रुप बनेगा, ये अलग क्लस्टर बनेगा। मेकिंग सेंस? व्हाई सेंट्रॉइड इज रिक्वायर्ड नाउ? सेंट्रॉइड समझा क्यों क्यों चाहिए सेंट्रॉइड?
यस नेहा, बाकी के लोग सेंट्रोइड की जरूरत क्यों पड़ रही है? बिकॉज उसको क्लासिफाई करना जरूरत पड़ रहा है हमको, किस बेसिस पे क्लासिफाई करें उसको। ओके, अब अब बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सेंट्रोइड समझ गया कि सेंट्रोइड क्या कर रहा है। सेंट्रोइड का काम है, एक नोड आता है, उसको मेरे ग्रुप में लेना है या नहीं, तो मैं उसको मेरे ग्रुप में क्यों लूं? तो भैया डिस्टेंस कैलकुलेट करके लूंगी। अभी ये चीज कैसे कैलकुलेट होगी देखेंगे। The centroids are the hearts of the clusters, which capture the point closest to them and add them to the cluster. So see, makes sense. तो जैसे वो रडार वाले में क्या हो रहा था, नजदीक वाला कौन है, जो नजदीक वाला है उसको अपने साथ कर लो। तो ये वही गेम है, जो नजदीक दिख रहा है। तो जैसे ये नजदीक, यहाँ डिस्टेंस देखा, ये कम है, तो भैया तुम मेरे ग्रुप में हो। इट इज जस्ट दैट। नाउ let's see what else is there. There are two types of clustering. Before going to this, let me just go to the main clustering method, how clustering plays an important role. K means algometive वगैरह देखेंगे. Okay, so K means an iterative algorithm, ये समझ गए हमको. Tries to partition the data set into K predefined. तो हम पहले से ही बताएंगे कि कितने clusters में उसको define करना है. Non-overlapping groups. What is the meaning of non-overlapping group? कोई इसका बता सकता है मीनिंग क्या होगा नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स का? नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप क्यों कहा गया है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप? एनी गेसेस? नॉट क्लस्टर्स. तो अगर एक तरीके से क्लस्टर, तो अगर एक रो एक ग्रुप को बिलोंग कर रहा है तो दूसरे ग्रुप में बिलोंग नहीं होना चाहिए. इसी का ऑपोजिट हमने भी कहीं देखा था. सो फॉर एग्जाम्पल, एक रो एक क्लस्टर को बिलोंग कर रहा है तो वही रो कहीं और नहीं बिलोंग होना चाहिए. इट शुड बी बिलोंग ऑन टू दैट ओनली. तो इसका ऑपोजिट हमने रैंडम फॉरेस्ट में देखा था, बैगिंग में, जहां पे विद रिप्लेसमेंट वर्ड आया था. एंड के मीन्स इज विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक बार एक रो किसी को चली गई है तो तुम उसको वापस से यूज करके नया क्लस्टर नहीं बना सकते हो. इज दिस मेकिंग सेंस? दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉन ओवरलूप सबग्रुप्स. ठीक है. एंड वेयर ईच डेटा पॉइंट बिलोंग्स टू ओनली वन ग्रुप, एक रो को एक डेटा क्लस्टर. इट ट्राइज टू मेक द इंटर क्लस्टर डेटा पॉइंट सिमिलर एज फार एज पॉसिबल while also keeping the different clusters as different as possible. Makes totally sense. तो अगर एक ग्रुप है तो सेम टाइप का डेटा उसमें ज्यादा होने के क्या करने वाला है, ये ट्राई करने वाला है, और जितना जो डिफरेंट है उसको जितना डिफरेंट हो सके वो रखने की कोशिश करने वाला है. दिस इज व्हाट के मींस इज ट्राइंग टू डू. ओके, नाउ हाउ इज दिस थिंग हैपनिंग? सी, समथिंग इज बीन रिपीटेड. इट असाइंस डेटा पॉइंट्स टू अ क्लस्टर. मतलब सेंट्रोइड एक क्लस्टर डिफाइन करेगा कब? such that the sum of square distances. What is the square distance का फॉर्मूला? कहाँ देखा है ये sum of square distances? किसी को कुछ याद आ रहा है? स्क्वायर डिस्टेंसेस कहाँ पर आया था? कहाँ पर आया था ये? किसी को याद आ रहा है? हाँ शेरॉन, कहाँ पर आया था ये स्क्वायर डिस्टेंसेस?
नहीं, लॉजिस्टिक में नहीं था। संदेश कहाँ पर आया था? यस, लीनियर में था। तो व्हाट वाज स्क्वायर डिस्टेंसेस ओवर देयर? कब निकाल रहे थे स्क्वायर डिस्टेंसेस का, क्या हो रहा था? सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस कैसे निकलता था? तो उत्तर निकलता था एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड। याद आ रहा है? Residual square was sum of yes, residual square was what? Sum of squares. अब यहां पर sum of squares का मीनिंग क्या है? See, the distance between the data points and the cluster's centroid. See, the term arithmetic mean of all data points that belong to that cluster is at minimum. Please see this thing. Please again. क्या कर रहा है वो? सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंसेस। तो एक क्लस्टर, अभी ये जो क्लस्टर बना है ये क्या करेगा? ये अभी ये सेंट्रॉइड का डिस्टेंस, इसका कितना डिस्टेंस है? तो समझो 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इसका डिस्टेंस कितना है? तो समझो 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ये जो भी डिस्टेंस है, स्केल जो भी होगी, जितना भी दूर है, मैं सिर्फ ऐसे ही सेंटीमीटर से ला रही हूँ वर्ड, बट इट वोंट बी सेंटीमीटर, इट वुड बी इन यूनिट्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो जो जो है, तो x कॉमा वाई समझो ये 10,9 है, तो 10,9 और ये डिस्टेंस क्या है? तो लेट्स से 8,14, तो ये उसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, डिफरेंस क्या आ रहा है? वो डिस्टेंस। समझ रहा है? मेकिंग सेंस? एंड उस डिस्टेंस के बेसिस में क्या लिया है? एरिथमेटिक मीन लिया है। मतलब सारे डिस्टेंसेस का स्क्वायर, उसको डिवाइड बाय कर दो क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप। वो जो रखेगा वो मिनिमम रखेगा हमेशा ट्राई करने को। तो जिस जिस भी नोड, जिस भी डेटा पॉइंट से ये चीज मिनिमम है, वो हमारा सेंट्रॉइड होगा। सो नाउ जस्ट सी द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। The less variation we have within the clusters, the more homogeneous the data points are within the same clusters. Just read it. Less variation. What is variance? What is variance? किसी को variance और overfitting का difference याद आ रहा है? हम कर चुके हैं ये। Variance कब आता है डेटा में? Variance कब आता है डेटा में? वेरियंस नहीं, द अमाउंट ऑफ एस्टिमेशन नहीं शरण। When does variance come into picture? कम ऑन गाइस, ये अभी हम लोगों ने उसके ऊपर पीपीटी भी बनाया था। वेरिएंस कब आता है पिक्चर में? ठीक है, रिवाइज एवरीथिंग। सो
जितना कम वेरिएंस विद इन द क्लस्टर द मोर होमोजीनियस द डेटाज आर। होमोजीनियस मतलब सिमिलर, उतना ज्यादा सिमिलैरिटी है डेटा पॉइंट्स में विद इन द क्लस्टर। नाउ हाउ दिस के मीन्स एल्गोरिदम वर्क्स? नहीं दीपाली, बिल्कुल नहीं, टारगेट से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं, गलत। स्पेसिफाई द नंबर ऑफ क्लस्टर्स, तो पहले हमको के मीन्स आते साथ नंबर ऑफ क्लस्टर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। इनिशियलाइज द सेंट्रोइड बाय फर्स्ट शफलिंग द डेटा सेट एंड रैंडमली सिलेक्टिंग के पॉइंट्स फॉर द सेंट्रोइड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हम क्या करने वाले हैं, एक डेटा पॉइंट लेंगे स्टार्ट में, फर्स्ट डेटा पॉइंट दैट विल बी आवर सेंट्रोइड, फिर सेकेंड लेंगे, मेजर करेंगे डिस्टेंस, अभी भी अगर कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है तो हमारा सेंट्रोइड वही रहेगा। फिर थर्ड डेटा पॉइंट लेंगे और सिर्फ जैसे दिखेगा कि थर्ड डेटा पॉइंट लेने के बाद डिस्टेंस बढ़ रहा है फ्रॉम दैट फर्स्ट रो, तो हम ऐसे नोड को सिलेक्ट करेंगे जिसका सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंसेस बहुत कम है, एंड वो हमारा फिर सेंट्रोइड बन जाएगा। एंड ये इटरेशन प्रोसेस चलने वाला है अंटिल देयर इज नो चेंज ऑफ सेंट्रोइड्स। ठीक है, लास्ट क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट्स एंड ऑल द सेंट्रोइड्स। तो जैसे मैंने कहा डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस के बेसिस पे सबका क्या करने वाले हैं, डिस्टेंस को स्क्वायर करेंगे एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ओवर देयर, एंड हमारा सेंट्रोइड की तरफ से हम देखेंगे कि कितना दूर है। ईच डेटा पॉइंट assign each data point to the closest centroid cluster। तो क्लोजेस्ट जो जितना रहेगा उसको हम उसको उस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे, अब करवाएंगे। एंड बाद में क्या होने वाला है, एवरेज ऑफ ऑल डेटा पॉइंट्स निकाला जाएगा बिलोंग टू दैट क्लस्टर। सो दिस इज गोइंग टू हैपन इन क्लस्टरिंग। आई 1 मिनट, आई नीड टू सी समथिंग, एक चीज रह गई है। ओके नीचे है, ठीक है ठीक है। सो ये के मीन्स के ऊपर सिनारियोस में होने वाला है। अब the problem which comes over here is what, how many clusters to take, like मैं कितने क्लस्टर्स लूं, 5 सही है, 10 सही है, 8 सही है, 9 सही है, ये किस बेसिस पे पता चलेगा? दिस इज द मेन प्रॉब्लम रिगार्डिंग क्लस्टरिंग। नाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम देयर इज समथिंग अवेलेबल, सो हमको उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो चीज भी है। तो हमारा डेटा सेट ही हमको बताएगा कि कितने क्लस्टर्स अच्छे हैं। कैसे, तो हम वो चीज बताती हूँ। उसको पहले करने से पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सपेक्टेशन एंड मैक्सिमाइजेशन। व्हाट इज ई स्टेप? जो एक्सपेक्टेशन स्टेप है, असाइनिंग द डेटा पॉइंट्स टू द क्लोजेस्ट क्लस्टर, ये है ई स्टेप। एंड व्हाट इज मैक्सिमाइजेशन? इज कंप्यूटिंग द सेंट्रोइड फॉर ईच क्लस्टर। ठीक है, नाउ लेट अस जस्ट ब्रेक इट डाउन। ऑफ कोर्स दिस फॉर्मूलाज नहीं बताऊंगी, ठीक है, बताया तो भी हमको समझेगा नहीं, इसलिए मैं वो नहीं जा रही हूँ वहां पे। नाउ व्हाट थिंग्स हैपेंड नाउ, I'll just come to the main point which is selection of clusters। ये ई स्टेप और एम स्टेप हमको हेल्प कर रहे हैं नंबर ऑफ क्लस्टर्स बताने के लिए। कैसे? So there is something called as elbow method. Now what is this elbow method? This elbow method tells us कितने number of clusters होने चाहिए। कैसे? तो there are 2 points। कौन से points? So there are 2 points known as distortion and inertia। Now the meaning of distortion is spreaded। Now over here what distortion does is that it calculates the average of square distances from the clusters center of respective clusters। मतलब क्या है, मतलब क्या है, in the simple terms if I put it, in elbow method what it tries to does is find within cluster all point variance should be less। मतलब जितना वेरिएंस विद इन दिस क्लस्टर है उतना कम इस डिस्टॉर्शन। एक डेटा पॉइंट ले, एक क्लस्टर ले लो, उसके अंदर कितना वेरिएशन है,
जितना ज्यादा वेरिएशन उतना डिफरेंस ऑफ डेटा, जितना कम वेरिएशन उतना क्या, उतना अच्छा। एंड दैट इज व्हाट इज डिस्टॉर्शन। और बिटवीन द क्लस्टर वेरिएंस मतलब दो क्लस्टर का एक दूसरे से डिफरेंस हाई होना चाहिए। तो जो ये मैंने बॉल्स का एग्जांपल लिया था अभी, लास्ट स्टेटमेंट जो मैंने लिया था, द डिस्टेंस बिटवीन द साइज ऑफ व्हाट द size of tennis ball and the basketball is huge, and the distance between what the tennis ball and the table tennis ball there is huge। अब यही अगर मैं डिफरेंट कलर्स के बेसिस पे जाती, क्या मुझको बिटवीन द क्लस्टर हाइट मिलती इतनी डिफरेंस होने की? द आंसर इज सिंपली नो, नहीं मिलती। एंड दैट इज द रीजन क्लस्टरिंग बेस्ड डन ऑन कलर्स इज द रॉन्ग सिनेरियो ओवर देयर। तुम गलत जा रहे हो। एंड ये कैसे मालूम पड़ता है? ये एल्बो मेथड से मालूम पड़ता है। कैसे? तो जैसे ही डायग्राम दिखाती हूँ, डेटा पॉइंट्स हैं सारे। व्हाट एल्बो मेथड डज इज इट क्रिएट्स दिस थिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया? इनर्शिया का मतलब है दो क्लस्टर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। कितना है? तो सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब कहां से तुमको कम होता हुआ दिख रहा है? जस्ट सी द डायग्राम एंड टेल मी कहां से कम होता दिख रहा है? 3 और 4। सो दिस नंबर वैल्यू ऑफ k मीन्स नंबर ऑफ क्लस्टर्स। तो 3 पे कम होता दिख रहा है या 4 पे या 2 पे? So inertia means the distance between one cluster and another cluster. Okay, now here you can use 3 or you can use 4. 3 is better option for inertia right now. Okay, अब यही चीज तुम किसके हेल्प से देख सकते हो? डिस्टॉर्शन। नाउ टेल मी डिस्टॉर्शन में कौन सा बेटर है, 3 और 4? तो दिस एल्बो मेथड नाम क्यों दिया है? बिकॉज ये हमारे एल्बो के जैसे वर्क हो रहा है। हमारा ये क्या हो रहा है? शोल्डर एंड देन द हैंड। तो जहां से टिल्टनेस स्टार्ट होती है, तो वहां से वो पॉइंट को हम नंबर ऑफ क्लस्टर्स मान सकते हैं। तो यहाँ पर इधर यू कैन गो विथ 3 और इधर यू कैन गो विथ 4। इट इज वन एंड द सेम। बिकॉज डिस्टॉर्शन अभी मीनिंग क्या कह रहा है? डिस्टॉर्शन का मतलब है विद इन क्लस्टर वेरिएंस। अब अगर तुम देखो विद इन द क्लस्टर डिफरेंस जो है 3 से 4 का, 4 से 5 का, इज इट मच लार्जर? नहीं, सेम है डिस्टेंस। तो मैं अगर 3 का क्लस्टर बनाऊं या 4 का क्लस्टर बनाऊं, विल इट मेक सेंस? या 5 का? कुछ होने नहीं वाला है। बिकॉज क्या है, सिमिलैरिटी जो है, वेरिएंस है, वो यहीं तक है, 4 तक है। 4 के बाद कुछ नहीं है, या 3 तक है। So the best option for me here, right over here, is 3 और 4। दोनों में से कोई भी ले सकते हो। Is it making sense? How distortion and inertia are helping me? दोनों एक ही चीज बता रहे हैं। वहीं पर इनर्शिया क्या बता रही है? एक क्लस्टर का दूसरे क्लस्टर में डिस्टेंस कितना है। तो जितना दूर दूर उतना मेरे लिए अच्छा, जितना नजदीक उतना मेरे लिए खराब। तो वही है बिटवीन द क्लस्टर वेरिएंस एल्बो मेथड में, BCSS नाम है। तो नाम भी सजेस्ट कर रहा है बिटवीन द क्लस्टर वेरिएंस शुड बी हाई। व्हाट इज SS ओवर हियर? BCSS, WCSS, व्हाट इज SS? एनी रैंडम गेस, SS क्या होगा? SS का फुल फॉर्म क्या है? सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंसेस। तो ये क्या है? विद इन द क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंसेस। तो क्या होगा? एक क्लस्टर
के अंदर क्या करने वाले हैं हम, एक दूसरे से डिस्टेंस निकालने वाले। तो जितना कम डिस्टेंस उतना हमारे लिए अच्छा। वहीं पर हम क्या करेंगे, एक क्लस्टर के सेंट्रॉइड से दूसरे क्लस्टर का सेंट्रॉइड का डिस्टेंस निकालेंगे। वो जितना हाई उतना अच्छा हमारे लिए, ठीक है। एंड इसी वे में हम क्या करने वाले हैं, सेंट्रॉइड निकालने वाले, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, तो k मीन्स को इंपोर्ट की करवाया है, x1 x2 नॉर्मल एरेज लिए हैं, एक बड़ा x बनाया है, ठीक है, प्लॉट किया है। तो x1 कॉमा x2 को प्लॉट किया है, ठीक है। एंड दीज आर द पॉइंट्स। नाउ कुछ भी फीचर्स दिए हैं, नहीं, कुछ फीचर्स नहीं दिए, x1 x2 ही है। अब मैं अगर आपको पूछूं, इसको सिर्फ ग्राफ को देख के बताओ कितने क्लस्टर्स होने चाहिए। मैक्सिमम कितने क्लस्टर्स बना सकते हो, तो जितने डेटा पॉइंट्स है उतने क्लस्टर्स बना सकते हो, ठीक है। ओके, 3। सो यस, 3 इज द राइट आंसर। सो विजुअलाइजिंग हम लोग 3 पे, अराउंड 3 होने चाहिए। नाउ डिस्टॉर्शन और इनर्शिया लेंगे। So this is the formula, distance कैलकुलेट किया है and everything is there and the distance is equivalent distance। मैं बताती हूँ what is equivalent distance formula। and based on the distortion ना, ये कुछ values आई हैं, 1 के लिए ये, 2 के लिए ये, 3 के लिए ये, 4 5 6 7 8 9 10। तो these are number of clusters and these are the points। now the elbow method has been drawn। now सिमिलरली इनर्शिया लिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ elbow method has been drawn। so when the cluster is 1, this is the output। अगर एक क्लस्टर लेते हो तो सब एक क्लस्टर के अंदर आएंगे ना, वन बिग क्लस्टर तो सब उसमें है। तो डिस्टॉर्शन और ये भी देखो इनर्शिया अलग अलग है। लेट्स टेक K2। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये ऐसा कुछ गया है, एक बाउंड्री बनी है इन दोनों के बीच में, राइट। नाउ ये ग्रीन वाले की बाउंड्री, ये रेड वाले की बाउंड्री। नाउ K3 हुआ तो अलग अलग, तो ये क्लस्टर, ये क्लस्टर, एक ये क्लस्टर। नाउ दिस वाज व्हाट वी हैड डिसाइडेड। नाउ कैन यू सी द लेबल्स 0 1 2, it has clearly labeled it। now let us understand fourth। when you do k equal to 4, क्या लगता है ये एल्गोरिदम ने क्या किया कि लेबल जो 4 था वो कैसे डिफाइन किया उसने। जस्ट लुक हाउ इट हैज क्रिएटेड अ क्लस्टर। वो चाहता तो ऐसे भी बना सकता था, या ऐसे भी बना सकता था, या ऐसे भी बना सकता था, मतलब उसने ये फोर्थ क्लस्टर देखो कितना सोच समझ के बनाया। एंड जस्ट सी, सिंस ये सब एक ही इसमें है एंड डिस्टेंस फ्रॉम दिस इट हैज कैलकुलेटेड, clearly see how meaningful this fourth is acting। and that is the reason I said 3 और 4, because हमको 3 लग रहा है, but this fourth वाला because of this elbow method I did said कि 3 या 4 दोनों में से कोई भी चलेगा। तो 3 लोगे तो बुरा नहीं है, बुरा बिल्कुल नहीं है, बट एक फोर्थ वाले ने भी तुमको एक आउटपुट दे दिया है। डोंट गो फॉर 5 6 7, कुछ नहीं है, वैल्यूज कम होती जा रही है। तो 3 लो 4 लो इट इज सेम, बट एक सिर्फ पैटर्न बताने के लिए मैं बता रही हूँ कि ये फोर्थ वाला मेक सेंस करता है। इज दिस थिंग क्लियर, के मींस क्लस्टरिंग क्लियर है सबको। दिस इज के मींस क्लस्टरिंग। यस नेहा, बाकी के लोग तरुण। नाउ मेनी अ टाइम्स, बहुत बार होगा, देर इज वन मोर एल्गोरिदम विद इट जिसका नाम है के नियरेस्ट नेबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर का मतलब क्या है, जो सबसे नजदीक है। तो के मीन्स भी यही चीज कर रहा है ना, जो सबसे नजदीक है उसको कैटेगराइज कर रहा है। तो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस सिंपल सा है कि जो ये के नियरेस्ट नेबर है ना, ये प्योरली सुपरवाइज क्लस्टरिंग को बिलोंग करता है।
क्लस्टरिंग ही है, बट इट डज व्हाट, सिर्फ रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। सी कितना डिफरेंस है। K means is for unsupervised clustering, wherein K nearest is supervised or regression. It makes sense. कैसे? तो अगर मैंने दो बॉक्स बना दिए येस और नो के, K नियरेस्ट क्या करेगा, येस नो के जो नजदीक होगा उसमें वो क्लासिफाई कर देगा। इट इज नॉट क्रिएटिंग अगेन लेबल डेटा। लेबल डेटा वो वापस से नहीं बनाने वाला है, टारगेट इसको दिया जाएगा, यहाँ पे टारगेट दिया होगा। हम क्लस्टरिंग बना के हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है इसके अंदर। यहाँ हो सकता है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। क्लासिफिकेशन के लिए के नियरेस्ट नेबर यूज किया जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि के नियरेस्ट और के मीन्स में के नियरेस्ट जो है वो प्योरली क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए है, और के मीन्स किसके लिए है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए। दोनों का काम एक ही है, दोनों एक ही चीजें कर रहे हैं, कुछ ऐसा अलग चीज नहीं कर रहे दोनों, ठीक है, बट क्लस्टर्स बना रहे हैं, सिर्फ क्लस्टर्स बना रहे हैं। सो ये डेटा पॉइंट है। तो ये देखो क्लास दिया हुआ है, टारगेट दिया हुआ है, एंड टारगेट के बेसिस पे अभी क्या सिर्फ क्लासिफिकेशन होगा, दैट इज व्हाट इज के नियरेस्ट नेबर। अब के मीन्स में भी ये होगा, डिस्टेंस निकालने के लिए तरीके होंगे। सो सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना मतलब क्या, डू यू रिमेम्बर इक्विवेलेंट डिस्टेंस फॉर्मूला? किसी को पता है इक्विवेलेंट डिस्टेंस फॉर्मूला करके एक था, पढ़ा होगा बचपन में कहीं ना कहीं। किसी को याद है इक्विवेलेंट डिस्टेंस फॉर्मूला? तो देखो इक्विवेलेंट यूज होता है मैनहट्टन या हैमिंग, बाय डिफॉल्ट इट इज इक्विवेलेंट डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सम ऑफ स्क्वायर्स की जगह इक्विवेलेंट डिस्टेंस फॉर्मूला अगर बोलो तो भी चलेगा। किसी को पता है क्या इक्विवेलेंट डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? नहीं नहीं, नॉट द मिडल, इट इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला, more like a distance formula. Tarun, you are aware of it? Sandesh, Tarun? Dipali? Sharon? नहीं नहीं, अरे अभी याद आ जाएगा। तो समझो ये पॉइंट और ये पॉइंट है, इन दोनों का डिस्टेंस कैसे निकालूं? तो फॉर एग्जाम्पल समझो ये है x1 कॉमा y1 और ये पॉइंट है x2 माइनस x2 कॉमा y2। इन दोनों का डिस्टेंस कैसे निकालूं? हाँ दीपाली, तो उसी वो तरीके से बेटर है, हम क्या करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट्स के बीच में, मैं क्या करूंगी, so let me just show you over here. So these are 2 points. What I will do, I will first calculate this length. So this length, for this length what I will do, firstly I will try to plot it x1 y1। तो ये प्लॉट है, तो मुझको पहले क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालना होगा और ये डिस्टेंस। सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, इट इज x2 माइनस x1। तो x2 का डिस्टेंस और x1 का डिस्टेंस, एंड सिमिलरली दिस, ये कैसे मालूम पड़ रहा है, बेसिकली मैं ये प्लॉट करूंगी इसके ऊपर, एंड ये x को प्लॉट करूंगी। सो दिस इज माई x1 and this is my x2 and this is my y1
and this is my y2. तो if I say what is this distance, तो ये basically होगा x2 minus x1, हायर माइनस लोअर करते हैं, एंड वापस यहां पर भी y2 minus y1 होगा। ये समझा सबको इतना? ये चीज समझा सबको? ये मैंने शायद से मीन स्लोप निकालते वक्त बताया था ये चीज, राइट? नाउ remember Pythagoras theorem. What does Pythagoras theorem says? So it says c square is equal to a square plus b square. Now you guys tell me, अगर ये d है, अगर ये डिस्टेंस, मुझको ये डिस्टेंस निकालना है इन दोनों का, and this is d, what will be the formula now? D square is equal to x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. यस, सो बस वही सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करता है। सेंट्रॉइड से एक क्लस्टर का डिस्टेंस, सॉरी एक डेटा पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, तो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो सम ऑफ स्क्वायर की जगह ये वाला फॉर्मूला, इक्विवेलेंट डिस्टेंस फॉर्मूला। मेकिंग सेंस? मेकिंग सेंस? यस। एंड दिस फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला को अगर ऐसे लिखूं, कहाँ गया x1 x2 वाला, ये p के टर्म्स में लिखा है, ये रहा, हाँ ये रहा, ये j के फॉर्म में है, हाँ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 द होल स्क्वायर। d स्क्वायर था, d में से स्क्वायर निकालोगे तो रूट बन जाएगा, तो बस वही चीज है, ठीक है। सो इक्विवेलेंट डिस्टेंस फॉर्मूला के हेल्प से तुम क्या कर सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो अगर एक डेटा पॉइंट को क्लासिफाई करना है, तो इसके सेंट्रॉइड से इसके सेंट्रॉइड में क्या करो, डिस्टेंस निकालो, ठीक है। k मीन्स k नियरेस्ट, समझा? सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि k मीन्स पूरा प्योरली अनसुपरवाइज्ड है, जहां पे टारगेट नहीं पता है। वहीं पर k नियरेस्ट नेबर, इट इज अ पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है, रिग्रेशन क्लासिफिकेशन, जिनमें दोनों में सुपरवाइज्ड है पूरा, बस बाकी दोनों में चीजें एक ही हो रही है। क्लियर है सबको हाउ क्लस्टरिंग वर्क्स? अंडरस्टूड? ओके नया। नाउ लेट मी जस्ट शो यू समथिंग विजुअली, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं तुम लोगों को देती हूँ ये भी। लेट मी जस्ट शो यू समथिंग विजुअली, हाउ थिंग्स हैपन। और जस्ट इमेजिन द अमाउंट, कंप्यूटेशन अमाउंट। तो अभी अभी एक सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा डेटा रहेगा कंप्यूटेशन अमाउंट उतना बढ़ने वाला है, बिकॉज वो क्या करने वाला है, बेस्ड ऑन योर डेटा पॉइंट्स डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाला है। तो द टाइम कंज्यूम्ड विल बी मोर इन अनसुपरवाइज्ड, ये ध्यान रखना है। बिकॉज जितना, अगर लेट से 1 लाख ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं, तो कंप्यूटेशन स्पीड उतनी स्लो होने वाली है। समझो हर एक का वो क्या करने वाला है, डिस्टेंस मेजर करने वाला है, एंड उसका मीन निकाल के आंसर देने वाला है। सो जस्ट इमेजिन हाउ टीडियस, नॉट टीडियस, बट हाउ रिग्रेसिव द डेटा सेट इज गोइंग टू वर्क, कंप्यूटेशन स्पीड उतना बढ़ेगा। हाँ ये वाला, let us see something very nicely then in this graph, ये दिखाया हुआ है। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ टू पिक द इनिशियल सेंट्रोइड्स। तो आई से आई विल चूज। अब मैं डेटा सेट कैसे ले रही हूँ, यूनिफॉर्म पॉइंट्स, मतलब ये x और y में पूरी तरीके से यूनिफॉर्म है। इज इट क्लियर व्हाट इज हैपेंड? ये चीज सबको समझी क्या हुआ? These are my data points. Now I am going to select centroids. ठीक है, आई विल चूज मतलब मैं सेंट्रॉइड सिलेक्ट करूंगी। तो लेट से मैंने इसको सेंट्रॉइड सिलेक्ट किया, एंड लेट से ये वाले पॉइंट को सेंट्रॉइड सिलेक्ट किया, ठीक है। नाउ आई विल से गो।
Is it making sense how it has classified the data points? Is it making sense how this has classified the data points? Distance निकाला and see कितने फटाक से उसने करके दिखा दिया. Right? Now let us say restart. Again I'll say I'll again take uniform points. I'll tell okay, take this as a data point and take this as a data point. See, it is making sense. Now one more I will take. डिस्टेंस निकाल रहा है एंड डिस्टेंस के बेसिस पे वो क्या कर रहा है, सेंट्रॉइड कितना सेंट्रॉइड से दूर है. नाउ दिस पॉइंट शुड हैव बीन कम व्हाट इन ब्लू, बट देखो येलो में गया. क्यों? बिकॉज ये डिस्टेंस शायद से येलो में से कम होगा इसीलिए. ठीक है, लेट अस स्टार्ट एंड से रैंडमली सिलेक्ट करो एंड मैं बोलती हूँ पॉइंट्स. तो आई विल से रैंडमली है तो मैं बोल रही हूँ एड सेंट्रॉइड, एक और 3 सेंट्रॉइड एंड ऐसे गो एंड सी. रैंडमली सिलेक्ट हुआ है ना, इसमें आपका कुछ लेना देना है ना मेरा कुछ लेना देना है. ठीक है. नेहा वी मैंने कहा ना स्टार्टिंग में जो पहला डेटा पॉइंट है वही तुम्हारा सेंट्रॉइड है and it is an iterative process. So what is going to happen? So for example, let us just take an example. What is going to happen is that समझो ये डेटा पॉइंट तुम्हारा पहले था, एक और डेटा पॉइंट आया तो अभी ये क्या करेगा, डिस्टेंस मेजर करेगा. अब दो डेटा पॉइंट्स में कुछ इतना ज्यादा डिस्टेंस आएगा नहीं तो तुम क्या करोगे, सेम सेंट्रॉइड रखोगे. नेक्स्ट में क्या होगा, एक और पॉइंट आता है. अब ये सेंट्रॉइड था ना तो इससे भी डिस्टेंस देखा तो कुछ इतना मैटर नहीं करा, बट एक डेटा पॉइंट यहां पर आता है. नाउ व्हाट इट विल डू, सिंस द डिस्टेंस इंक्रीजेस, अब क्या होगा, सेंट्रॉइड चूज ऐसा किया जाएगा जिससे सारों का क्या हो, सेम कम डिस्टेंस हो, मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए. तो वापस से क्या होने वाला है, इक्विवेलेंट डिस्टेंस फॉर्मूला वापस से लगेगा और अभी देखा जाएगा कि भैया ये वाला काफी मिडल ऑफ द सेंटर ऑफ द क्या है, सेंट्रॉइड है. सो दिस शुड बी द न्यू सेंट्रॉइड नाउ. फिर क्या होगा, एक और डेटा पॉइंट आएगा, फिर और आएगा, फिर और आएंगे, ऐसे वो कैलकुलेट करते जाने वाला है. अब वापस क्या दिखेगा कि ये वाला सेंटर पॉइंट होना चाहिए बिकॉज इसका डिस्टेंस सबसे कम है एंड दैट विल बी सिलेक्टेड एज अ सेंट्रॉइड. दिस इज एन इटरेटिव प्रोसेस, दैट इज द रीजन इट इज इटरेटिव. एंड ये इतना कंप्यूटेशन हाई होने वाला है कि आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है कि इतनी चीजें पीछे हो रही है एंड आउटपुट में मेन सेंट्रॉइड के साथ आपको आंसर दिख जाएगा. मेकिंग सेंस? यस, ओके. ठीक है, दिस यू कैन ऑब्वियसली ट्राई इट इफ यू वांट. ठीक है, let us start with the. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. नाउ ये मॉल डेटा सेट है तुम्हारे पास, एक बार देख लो. ठीक है, हाँ मॉल ही है.
excuse me. Okay, so we have the data set. So पहले 4 सबको पता है, बेसिक है, ठीक है. So रीड करेंगे. Head will bring and see the head, income and spend. Now just by looking at the head, can you tell me क्या करना है? हेड के हिसाब से क्या हो रहा है, इनकम और स्पेंड, ये दो ही फीचर है. व्हाट शुड बी आवर आउटपुट? कैन वी डिसाइड द टारगेट नाउ? कैन इट मेक सेंस एनी? जस्ट एक काम करो, 5 मिनट लो, और 5 मिनट नहीं, 2-3 ही मिनट लो, एक बार डेटा सेट को देखो. मॉल का शायद से भेजा है, नहीं भेजा है तो मैं वापस से भेजती हूँ. 1 मिनट. ठीक है, डाउनलोड इट एंड जस्ट हैव अ ग्लांस. और मुझको आउटपुट में क्या होना चाहिए बताओ. नेहा जस्ट सी अगेन. इनकम लेस स्पेंड लेस का मीनिंग समझ नहीं रहा है, एक एक जस्ट देखो और मुझको एक प्रॉपर ऐसा स्टेटमेंट बता के दिखाओ. So you clearly cannot decide what is there, right? एंड यही चीज जो की है सबसे पहले प्लॉट करके की है. वाई स्कैटर प्लॉट? बिकॉज स्कैटर तुमको बताता है कि दोनों के बीच में कोलिनियरिटी है या नहीं. विद इंक्रीज इन इनकम इज द स्पेंड इंक्रीजिंग, ऐसा कुछ दिखा रहा है क्या? नहीं. ये ट्रेंड ने क्लियरली कैंसिल कर दी चीजें. क्लियरली बता रहा है कि ऐसा कोई लेना देना नहीं है. अब मुझको बताओ क्लस्टरिंग कैसे करोगे? राइट. अभी क्या करना होगा? ग्रुप बनाने होंगे, ऐसे क्लस्टर्स ढूंढने होंगे जिनका क्या है, इनकम और स्पेंड या कुछ मैटर करेगा. एंड यही अभी हम ट्राई करते हैं के मीन्स से. एंड जस्ट सी हाउ के मीन्स डज. व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू कॉल दिस क्लस्टरिंग पैटर्न. इसमें क्या है, तो इसमें देखो पैरामीटर्स देखो, n क्लस्टर्स. सो व्हाट इज n क्लस्टर्स? 3. k means plus plus, it is the type of distance you are trying to take. तो k means plus plus क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा विद द डिस्टेंस जो भी तुम यूज कर रहे हो. तो डिस्टेंस मैट्रिक्स अभी फिलहाल के लिए इक्विडेंस ही है, तो वही चीज करने वाला है ये. इनिशियल 10 क्लस्टर्स. n int मतलब नंबर ऑफ कितना, इनिशियली 10 चीज होनी चाहिए. सो ये मैं वापस से अगर नहीं समझ रहा है तो लेट मी जस्ट कॉल इट k मीन्स के इसको एल्गोरिदम को. ठीक है. नंबर ऑफ क्लस्टर्स डिफॉल्ट 8 होते हैं, हमने 3 लिए. इनिशियलाइज, मेथड ऑफ इनिशियलाइजेशन, k प्लस प्लस मीन्स द इनिशियल क्लस्टर सेंटर. सेंट्रॉइड जो है वो कैसे होने चाहिए, तुम रैंडमली जैसे मैंने कहा ना वैसे यूज कर लो, पहले जो भी क्लस्टर्स है वो यूज कर लो. तो ये k इनिशियल मीन्स वही होता है, एक तो रैंडमली लो या k मीन्स से लो. ठीक है, तो डिफॉल्ट k मीन्स होता है, तो जैसा है वैसा ही वो सिलेक्ट करने वाला है. ठीक है. एन इनिशियल डिफॉल्ट 10 होता है. ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स द के मीन एल्गोरिदम विद रन विद डिफरेंट क्लस्टर सीड्स. सो व्हाट इज ट्राइंग टू टेल इज कि ये जो क्लस्टर्स चेंज हो रहे थे ना, सेंट्रॉइड चेंज हो रहे थे, तो ऐसे कितनी बार अलाउ करो कि सेंट्रॉइड चेंज होता रहे. बिकॉज तुमको एट द एंड सेंट्रॉइड को चेंज होने से रुकाना है ना. मेकिंग सेंस? इज इट मेकिंग सेंस? बिकॉज क्लस्टर क्या होने वाला है, बार बार सेंट्रॉइड चेंज होते रहने वाला है, तो उसको रुकाओ. तो तुम क्या बोल रहे हो, 3 क्लस्टर्स तो बनाओ, तो वो 3 क्लस्टर्स बनाएगा बट 10 बार सेंट्रॉइड चेंज होने से रुकाएगा. ठीक है. अब द नेक्स्ट पैरामीटर विच इट इज तो है मैक्सिमम इटरेशंस. तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मैक्सिमम इटरेशंस? मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस ऑफ k मींस एल्गोरिदम इन सिंगल रन. कितने इटरेशंस पे काम होना चाहिए, 300 इटरेशंस पे. तो वो क्या करने वाला है, 300 इटरेशंस में उसको क्या करना है, बेस्ट से बेस्ट
क्लस्टर्स बना के देने. सो व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू, जो भी इटरेशन है उसके ऊपर सेंट्रॉइड्स बनते जाएंगे एंड इटरेशंस करते जाने वाला है, एंड इट इज ट्राइंग टू गिव यू द k means based on one single run. ठीक है, एंड द लास्ट पैरामीटर विच इट इज, सो इट इज रैंडम स्टेट, रैंडमनेस कितना रखना है डेटा में, एंड दिस इज ट्राइंग टू डू व्हाट, क्रिएट 3 क्लस्टर्स. अब इनर्शिया निकाला. व्हाट इज इनर्शिया, डिस्टेंस बिटवीन द क्लस्टर्स. तो 3 क्लस्टर्स के बीच में इनर्शिया निकाला. ठीक है, द टोटल इनर्शिया इज दिस. ये क्या किया है, क्लस्टर सेंटर्स लिए हैं, सेंट्रॉइड्स करके हमको क्या मिल गए, 3 क्लस्टर्स का था तो 3 सेंट्रॉइड्स का x, y मिल गया. कैसे निकलता है, तो ऑब्जेक्ट डॉट क्लस्टर अंडरस्कोर क्लस्टर सेंटर्स, ये पैरामीटर है, डिफॉल्ट पैरामीटर है सेंट्रॉइड्स निकालने का. क्लस्टर सेंटर्स का मतलब क्या होता है, सेंट्रॉइड्स, तो हमने उसको वेरिएबल सेंट्रॉइड्स में स्टोर कर दिया है. वो सेंट्रॉइड्स को प्रिंट करोगे तो x, y के पैटर्न में तुमको क्लस्टर्स का क्या मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा. ये पॉइंट को तुमने क्या किया है, डेटा फ्रेम बना लिया है. तो अभी ये डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में देखो x, y, यही चीज डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में है, बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा पांडास लगा है. अब इसको ना प्लॉट किया है स्कैटर प्लॉट के ऊपर. तो सी नाउ, ये जो पहला वाला स्कैटर प्लॉट था, फर्स्ट स्कैटर प्लॉट, उस पे तुमने सिर्फ x, y को प्लॉट किया है. तो देखो ये इनकम और स्प्रेड का स्कैटर प्लॉट, उस पे तुम क्या कर रहे हो, वापस से स्कैटर, बट किसका, सेंट्रॉइड और x और y का. ये C black is the color of black, alpha and this 150 is transparency, and size क्या होना चाहिए सर्कल डॉट का, that is alpha, this S, and alpha is 0.6 for transparency के लिए. So this dot is transparent a bit. Now as you can see, these clusters are not that good enough, very close to each other. और हमारा काम, हमारा इनर्शिया और डिस्टॉर्शन क्या कहता है, इनर्शिया कहता है एक क्लस्टर का दूसरे क्लस्टर से डिस्टेंस हाई होना चाहिए. नाउ इज योर क्लस्टर डूइंग दैट थिंग, नहीं, काफी नजदीक है, ये वाला तो भी दूर है बट ये काफी नजदीक है. तो लेट्स ट्राई टू डू व्हाट, एल्बो मेथड. एल्बो मेथड में क्या किया है, WCSS. WCSS का मतलब होता है डिस्टॉर्शन. विद इन द क्लस्टर एक नोड, एक डेटा पॉइंट का दूसरे डेटा पॉइंट से डिस्टेंस निकाला जाएगा. कैसे, इक्विवेलेंट डिस्टेंस फॉर्मूला से. सो क्या किया है, k मींस क्लस्टरिंग लिया है एंड क्लस्टर्स लिए हैं k. तो 1 से 29 क्लस्टर्स बनेंगे एंड हर एक का डिस्टेंस निकाला जाएगा एंड w में, WCC में अपेंड किया जाएगा. तो देयर आर 29 जो चीजें हैं, ठीक है, एंड इसको प्लॉट किया गया. एंड एज यू कैन सी 1 से लेके 29 तक क्या किया है, प्लॉटिंग हुई है. एंड ये WCSS मतलब डिस्टॉर्शन कैलकुलेट किया है. तो हर एक का डिस्टेंस लिया है, एक क्लस्टर का डिस्टेंस निकाला, फिर दूसरे क्लस्टर का, फिर तीसरे, फिर चौथे, एंड सो ऑन. नाउ दिस इज एन एल्बो मेथड जहां पे तुमको डिस्टॉर्शन मिल गया. अब अगेन नंबर ऑफ क्लस्टर्स क्या लग रहा है, 5 सही है, 6 सही है. सो इन दिस सिनेरियो आई विल गो विथ 5. ठीक है, लेट अस क्रिएट व्हाट, क्लस्टर्स ऑफ 5. वापस से प्रिडिक्ट करेंगे, सेंट्रॉइड बनाएंगे, लेबल करेंगे. ठीक है, एंड एज यू कैन सी लेबल्स उसने बना दिया है. ठीक है, एंड लेट अस ट्राई टू क्रिएट अ स्कैटर प्लॉट विद द लेबल्स एंड सी दिस. These centers are making sense, don't you think? So these 5 centers are making sense. 3 से better है of course. समझा ये कलर वलर कैसा है बताती हूँ, बट दिस सेंटर्स को देखो, दिस सेंटर्स आर मेकिंग सेंस, डोंट यू थिंक. डिस्टेंस भी ज्यादा है एक दूसरे से. yes, see the difference. Now let us try to read the what, so our clusters. Now
कैसे रीड करेंगे? ग्राफ देखते हैं। तो लेट मी जस्ट नाउ it is saying, let us say take cluster 0, not cluster 0, let's take yellow, cluster 4. cluster 4 में ऐसे लोग हैं जिनका इनकम 150 से 200 है बट स्पेंड कितना है? सो लेट्स से 150 से 200, मतलब इनकी बेसिकली बचाने की क्षमता नहीं है। दे आर ओवर स्पेंडर्स और दे आर, जो पैसा आता है वो पूरा उड़ा देते हैं। दे स्पेंड दिस मच। मेकिंग सेंस? इज दिस मेकिंग सेंस? नाउ with 5 clusters it is making sense, right? Yes, see, you are getting the insights. क्लस्टर 3 में ऐसे लोग हैं जो जिनकी इनकम 300 से लेके लेट्स से 400 एंड अबव है, बट स्पेंडिंग देखो कितना है उनका, सिर्फ 140 से 180 के बीच में, मतलब हाफ ऑफ द मनी दे आर सेविंग। मेकिंग सेंस अगेन? सच अ ब्यूटीफुल क्लस्टर, इट इज मेकिंग सेंस। कितना बड़ा सेंस मेक कर रहा है कि जिनकी इनकम ज्यादा है वो क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं पैसे। अब जिनकी इनकम 250 से 300 है उनका स्पेंड देखो, दे आर ऑल्सो सेविंग अ मनी बट दे कैन नॉट सेव सो मच ऑफ मनी, बट जितना मनी सेव हो पा रहा है उतना वो सेव कर रहे हैं। एंड वैसे ही 200 से 250 के बीच में देखो तो ये वाला क्लस्टर, ऐसे लोग हैं जो सोच समझ के कर रहे हैं, ज्यादा भी कर रहे हैं कम भी कर रहे हैं, बट थोड़ा लिमिट में है, ज्यादा सेविंग्स नहीं हो पा रही है इनके पास। एंड लास्ट वाला ये वाला क्लस्टर है जिनका इनकम 150 से 200 है, एंड इसमें भी ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, सिर्फ ओवर स्पेंड भी कर रहे हैं और कम स्पेंड भी कर रहे हैं। नाउ दिस क्लस्टर्स आर मेकिंग सेंस। प्रीवियस 3 clusters were making sense, कुछ नहीं सेंस कर रहे थे, but these clusters are making sense now. Don't you feel? Right? Now let us see how this thing has come into picture. Like कैसे आया ये? कुछ नहीं है, सिर्फ कमाल है थोड़ी चीजों का। ऑफ कोर्स ईडीए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा ईडीए अच्छा करो, ईडीए अच्छा करो, ताकि ये सब चीजें ना दिखा पाओ सामने वाले को। हमने एल्गोरिदम चूज किया विथ 5 ऑब्जेक्ट यूज किया विथ 5 क्लस्टर्स। फिट डॉट प्रिडिक्ट, इसने क्या किया, लेबल्स जनरेट किया। तो लेबल्स क्या है, तो लेबल्स है ये एरे, वेदर द फर्स्ट रो बिलोंग्स टू लेबल 0 और लेबल 4 और लेबल 5। ये कैसे हुआ, तो क्लस्टर ने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला से उसको क्लस्टरिंग में डाल दिया, लेबल 1 को लेबल 2, लेबल 3, लेबल 4। यही हमारा नॉर्मल एल्गोरिदम भी करता है ना, किस क्लास को बिलोंग करता है, क्लास 1, क्लास 2। तो ये लेबल्स जो है एक तरीके से प्रिडिक्टेड वैल्यूज है फॉर दैट क्लस्टर। ये लेबल कौन देगा, एल्गोरिदम देगा, के मींस खुद से देगा, ये हमने पढ़ा था, एंड यही वो लेबल्स है। हमने क्या किया, x, y वाला जो था ना, इनके आगे लेबल्स लगा दिए, तो ये जो चीज हुई ये लेबल्स थी। तो ये देखो टेबल अभी बन गया। दिस इज नाउ आर व्हाट, classification problem. Given income and spend, it belongs to label 0. Given income and spend, it belongs to label 0. Given income and spend, it belongs to table 4. Classification problem में आ गया। अब क्या किया है, इसी का इनकम और स्प्रेड लिया है, यू लेबल्स, ये पढ़ाया गया था, यू क्या होता है, सबको पता है यू क्या होता है, राइट? अब पैलेट क्या है, तो ये कलर, इसका कलर चूज किया है, दिस इज द कलर ऑफ द थिंग्स। तो पैलेट वो एक तरीके से कलर चूज किया है, किस कलर के बेसिस पे होने वाला है। एंड नॉर्मल सेंट्रॉइड वाला चीज ही है, सेंट्रॉइड्स को प्लॉट किए हैं, एंड यू आर गेटिंग द डायग्राम। क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर? क्लस्टरिंग, हाउ ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल इट साउंड्स। ओके, okay guys, please note it down, please note it down.